हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आने वाले वैकेंसी एएलपी टेक्नीशियन के लिए आज से हम लोग का एक विशेष सीरीज स्टार्ट हो रहा है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन। इसको कवर किया जाएगा एसके झा सर पटना वाले, उन्हीं के द्वारा एक बुक निकाला गया है इलेक्ट्रीशियन का, और इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर पहले थ्योरी दिया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। इन सारे चैप्टर को थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों को सॉल्व करके बताया जाएगा। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट, यानी विद्युत अवधारणा। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार इसका क्षय नहीं होता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि अनेक रूपों में बदला जा सकता है। किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर वैद्युत प्रभावों को उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ के आवेशित होने का तात्पर्य उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से होता है। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वह धन आवेशित, और अगर अधिकता है तो वह ऋण आवेशित होता है। विद्युत की खोज सर्वप्रथम 2500 ईस्वी में पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने की। उन्होंने घर्षण के द्वारा एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़कर उसके द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने में सफलता पाई थी, तथा इसकी व्याख्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इस प्रकार के विद्युत का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता, अतः इसे स्थैतिक विद्युत यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा चलित विद्युत पैदा किया था, जिसे चालक तारों के द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता था। यह चल विद्युत कहलाया, यानी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदन करके भी चल विद्युत का उत्पादन किया। चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैद्युतिक दुर्घटनाएं, यानी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। विद्युत क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, जिसमें कार्य के दौरान दुर्घटना की निरंतर संभावना बनी रहती है, जैसे विद्युत का झटका लगना या आग पकड़ना इत्यादि। विद्युत का झटका शरीर के किसी भाग में अचानक बिजली का रिहा होना होता है। यह तब लगता है जब कोई व्यक्ति विद्युत ऊर्जा स्रोत के संपर्क में। मानव शरीर पर विद्युत के झटके का प्रभाव लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। मानव शरीर पर विद्युत के झटके का प्रभाव लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की आपूर्ति मानव शरीर पर झटका उत्पन्न करती है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, झटका तीव्र होता जाता है। विद्युत का झटका लगने से श्वास में रुकावट व मूर्छा तथा हृदय गति रुकना व किसी अंग में छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, अंततः मृत्यु तक मनुष्य की हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? विद्युत का झटका लगने से श्वास में रुकावट, मूर्छा यानी कि आप बेहोश हो गए हैं, तथा हृदय गति रुकना, किसी अंग में छाले पड़ जाना, मांस का जल जाना और लास्ट में मृत्यु तक हो सकते हैं। विद्युत के झटके लगने का मुख्य कारण निम्नलिखित है।
दोषपूर्ण उपकरण, यानी कि अगर आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें अगर कोई फॉल्ट है तो वह उपकरण। दूसरा, क्षतिग्रस्त डोरियां या प्रसार लीड, यानी कि टूटा उटा अगर कोई टूटा हुआ है जिसमें कि आपका वायर दिख रहा है, कवर किया हुआ नहीं है वायर, वैसा कोई इंस्ट्रूमेंट। गलत या खराब वायरिंग, विद्युत उपकरणों का पानी के संपर्क में आना, यह भी विद्युत के झटका लगने का मुख्य कारण है। भारतीय ट्रेन, जलयान, वायुयान आदि के विद्युत उपकरणों को 110 वोल्ट डीसी सप्लाई पर संचालित किया जाता है, जबकि हमारे घरेलू उपकरण 220 वोल्ट एसी पर संचालित होते हैं। गीली त्वचा में विद्युत झटका सर्वाधिक होता है। गीली त्वचा में विद्युत झटका सर्वाधिक होता है। जब भी विद्युत से संबंधित कार्य करना हो, हमें सदैव सावधानी बरतना चाहिए। जांच कर सभी उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। जांच कर सभी उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। नमी की स्थिति में विद्युत से संबंधित कार्य से बचना चाहिए। जिस जगह पर मॉइस्चर है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट, रबर विद्युत का कुचालक होता है, अतः विशेष रूप से विद्युत के कार्य हेतु तैयार किए गए पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का दस्ताना, कवर, चटाई केवल रबर से ही बनाए जाते हैं। ये जितने भी दस्ताना, कवर, चटाई और केबल ये सभी हैं वो बनाया जाता है रबर से, क्योंकि रबर विद्युत का कुचालक होता है। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि 1 मिली एम्पियर से कम हो तो विद्युत आघात की अनुभूति नहीं होती है। 1 मिली एम्पियर से कम होने से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको विद्युत का झटका लगा है, क्योंकि मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क अवस्था में 10,000 ओम एवं गीली अवस्था में 1,000 ओम होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रतिरोध उतना कम आपको झटका लगने का संभावना है। इसीलिए जब ड्राई अवस्था में रहेगा तो 10,000 ओम रहेगा आपका बॉडी का रेजिस्टेंस, और जब अगर आप गीली अवस्था में हैं तो यह 1,000 ओम होता है बॉडी का रेजिस्टेंस। तो विद्युत का झटका सबसे ज़्यादा गीली अवस्था में आपको लगेगा। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की सैफर विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। इसको नोट करिएगा, विद्युत झटके के पश्चात आर्टिफिशियल जो श्वास दिया जाता है उसमें एक विधि है सैफर विधि। इसमें रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। कृत्रिम श्वास क्रिया की लोकप्रिय सरलतम विधि है मुंह से मुंह में श्वास देना। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटा दिया जाता है और पीड़ित के मुंह को साफ कर उसके खुले मुंह पर महीन कपड़ा रखकर एक हाथ से उसकी नाक बंद करके अपने मुंह से बलपूर्वक हवा भरते हैं। एक बार और इसको देख लीजिए। कृत्रिम श्वास क्रिया की लोकप्रिय एवं सरलतम विधि है मुंह से मुंह में श्वास देना। इस विधि में जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है उस पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसके मुंह को अच्छे से साफ कर उसके खुले मुंह पर एक महीन कपड़ा रख देंगे, सूती कपड़ा, और एक हाथ से उसकी नाक को बंद कर देंगे और फिर अपने मुंह से उस पीड़ित के मुंह में बलपूर्वक हवा भरेंगे। इस विधि से रोगी को वायु की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। यह अत्यंत ही कारगर विधि मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सूखी लकड़ी, ड्राई वुड विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत झटके से बचाव में यह उपयुक्त होता है। आपको याद होगा, अगर गांव सब में किसी को विद्युत का झटका लगा है तो क्या बोलते हैं कि कहीं से सूखा लकड़ी लाओ और उसे दूर से ही मार के उसे हटाओ। यानी कि अगर तार में वो चिपक गया है तो सूखा लकड़ी वगैरह सब लेके, डंडा लेके उसे पीट कर हटाओ वहाँ से। तो वही बोल रहा है, सूखी लकड़ी जो है वो विद्युत का कुचालक है।
विद्युत झटके से बचाव में यह उपयुक्त होता है। विद्युत झटके से बचाव हेतु विद्युत रोधी जूते का भी प्रयोग करते हैं। कट आउट नियम 44 ये इलेक्ट्रिसिटी का एक रूल बुक है जिसमें कि कट आउट नियम 44 दिया गया है। विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति के पुनर्जीवन को महत्व देता है। सुरक्षा के आई नियम के अनुसार सक्रिय आवृत्ति भिन्नता ±3% होता है। यानी कि हम लोग के घरों में जो 50 हर्ट्ज का सप्लाई आता है इसमें ±3% टॉलरेंस है। यानी कि आप 48.5 भी चल सकता है और 51.5 भी हर्ट्ज चल सकता है। नेक्स्ट है, एक खुले मैदान में मौजूद व्यक्ति बिजली वार के लिए आसान निशाने होते हैं। यह बताया जा रहा है कि जब बिजली का आसमानी बिजली जब गिरती है तो उस समय में एक खुले मैदान में अगर कोई व्यक्ति मौजूद है तो उस पर वो ज़्यादा जल्दी गिरेगा। अगर कंपेयर करें तो अगर कोई व्यक्ति घरों में है तो उसके मुकाबले। नेक्स्ट है, विद्युत दुर्घटनाओं से बचने के लिए कार्यशालाओं में लगे सुरक्षा संकेतों का अनुपालन करना चाहिए। जितने भी उसमें आपको दिया गया है जहाँ पर आपको काम करना है कार्यशालाओं में, वहाँ पर आपको जो जो बोला गया है कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए वो सभी को प्रॉपर फॉलो करना है आपको। प्रत्येक कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र आवश्यक रूप से उपलब्ध होने चाहिए। जिस जगह पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आप श्योर हो जाइए कि अग्निशामक यंत्र जितने भी हैं वो उपलब्ध हैं या नहीं, क्योंकि विद्युत के शॉर्ट सर्किट तथा अन्य किसी कारण से कार्यशाला में लगी आग की रोकथाम आवश्यक है। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर विद्युत के शॉर्ट सर्किट होने से या किसी अन्य कारण से भी आग लग सकती है, तो यह इंश्योर हो जाइए कि वहाँ पर अग्निशामक यंत्र आवश्यक रूप से उपलब्ध है या नहीं। अब हम लोग बात करेंगे कि कितने तरह के आग लगते हैं, यानी आग की किस्में। श्रेणी ए आग लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि में लगी आग श्रेणी ए आग कहलाती है। ये सभी चारों पॉइंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, लकड़ी, कागज, कपड़ा और एक पेट्रोल दे दिया जाएगा। इसमें से बोलेगा कौन सा श्रेणी ए का आग नहीं है। तो इस चारों पॉइंट को आप बढ़िया से देखिए। श्रेणी ए आग लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि में लगी आग श्रेणी ए आग कहलाती है। श्रेणी बी में ज्वलनशील द्रव एवं ठोस जैसे कि मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगी आग श्रेणी बी आग कहलाएगी। श्रेणी सी में आएगा सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी गैस जो होता है सिलेंडर में भरी हुई, अगर उसमें आग लगा हुआ है तो वह श्रेणी सी में आएगी। श्रेणी डी बिजली के तारों में, उपकरणों में एवं अन्य धात्विक पदार्थों में लगी आग श्रेणी डी की आग है। यहाँ नोट करके 2 पॉइंट दिया गया है। आग ईंधन, ऊष्मा एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप है। आग ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अब हम लोग बात करेंगे अग्निशामक यंत्र के बारे में। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तु पर द्रव, गैस या चूर्ण का छिड़काव करके आग पर काबू किया जा सकता है। इसका फिगर आपको यहाँ पर ये देखिए, इस तरह के अग्निशामक यंत्र होते हैं। इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें पहला है जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में वायु दाब के साथ जल भरा रहता है, जिसकी बौछार आग पर करने पर आग पर काबू पा सकते हैं। इस तरह के जलयुक्त अग्निशामक यंत्र जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ
उस यंत्र में जल भरा रहता है, जिसकी बौछार करके आप आग पर काबू पा सकते हैं। यह श्रेणी ए की आग बुझाने के लिए उपयुक्त है। अब श्रेणी ए तरह का आग क्या था, तो आपने देखा होगा कि जितने भी कागज, जूट वगैरह सब में आग लगे हैं, वह सभी श्रेणी ए में आएंगे। अब नेक्स्ट है झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र जल की बौछार के साथ साथ झाग भी छोड़ते हैं, जिससे आग बुझ जाती है। यानी झाग पैदा करने वाले जितने भी अग्निशामक यंत्र हैं, वह जल की बौछार तो करेंगे ही, उसके साथ साथ झाग भी छोड़ेंगे। झाग सिंपल अगर बोला जाए तो इसे फैन कहते हैं, जो कि आप साबुन वगैरह सब में देखे होंगे, उसी तरह का। वो क्या करेगा कि आग लगे हुए स्थान पर एक लेयर टाइप का बन जाएगा, जिससे उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाए। और हम लोग को पता है कि आग तभी लगेगा जब तक कि वहाँ पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के हटते ही वह आग खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार का अग्निशामक यंत्र श्रेणी बी की आग बुझाई जाती है। मतलब झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र जो है, वह श्रेणी बी टाइप का जो आग है उसे बुझाने का काम करता है। अब श्रेणी बी में कौन कौन सा है, आपने आगे पढ़ा होगा। डीजल में लगी आग, केरोसिन तेल में लगी आग, पेट्रोल में लगी आग, ये सभी श्रेणी बी में आएंगे। नेक्स्ट है शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में जल के स्थान पर वायु दाब के साथ अज्वलनशील चूर्ण भरा होता है, जिससे आग बुझाया जाता है। इस प्रकार के यंत्र में जल के स्थान पर प्रेशर के साथ अज्वलनशील चूर्ण भरा होता है, जिससे आग बुझाया जाता है। इसका उपयोग श्रेणी सी प्रकार के आग को बुझाने के लिए करते हैं। श्रेणी सी में कौन कौन सा आएगा, तो एलपीजी गैस इत्यादि। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक के तनु अम्ल यानी गंधक बोले तो सल्फर या H2SO4, गंधक के तनु अम्ल H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया कराकर यानी NaHCO3 प्लस H2SO4, इसका जब केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो इससे अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होगा, जिससे लगी हुई आग बुझ जाती है। इससे श्रेणी डी प्रकार की आग अर्थात वैद्युतिक तारों इत्यादि में लगी आग को बुझाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे श्रेणी डी प्रकार का आग बुझाने के लिए, और इसमें आएगा बिजली से लगी हुई आग और धात्विक पदार्थों में लगी हुई आग को बुझाएंगे। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र CCl4। इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 अथवा ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन CF2ClBr नामक द्रव वायुदाब के साथ भरा रहता है। यह अग्निशामक यंत्र सभी प्रकार के आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आगे जितने भी चारों टाइप के पढ़े हैं, उसमें से सबसे बेस्ट यानी सुपीरियर कौन सा हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र। नेक्स्ट क्या लिखा है, विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने के लिए फोम अग्निशामक उपयुक्त नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि बिजली के उपकरण में लगी हुई आग को बुझाने के लिए ना तो हम लोग पानी का उपयोग करेंगे और ना ही फोम वगैरह का उपयोग करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको बिजली ऐसे जगह पर जाती है जहाँ पर उसे नमी वाला स्थान मिलता है। अगर आप पानी से आग बुझाएंगे बिजली वाले, तो उसमें डायरेक्ट कंडक्टर बना लेगा, चाहे पानी के थ्रू आपका शरीर बना ले या जो भी जुड़ा हुआ है, वो सारे चीज़ वो कंडक्टर बना लेगा और सभी से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने लगेगी, तो बुझने की जगह और ज़्यादा फैलेगी। इसीलिए
यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने के लिए फोम अग्निशामक उपयुक्त नहीं होता। अब कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जिसे आपको याद रखना है। पहला है, पृथ्वी में नमक, कोयला, जल डालने से वहाँ के आसपास की भूमि में नमी बरकरार रहती है। यानी कि अगर आपको अर्थ पर मॉइस्चर को बनाकर रखना है तो नमक, कोयला, जल का उपयोग करिए। नेक्स्ट है, BHP का पूर्ण रूप होता है ब्रेक हॉर्स पावर। PHP का पूर्ण रूप होता है ब्रेक हॉर्स पावर। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 860 किलो कैलोरी, 860 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है, भारत में संचारित विद्युत धारा का आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ±3% होता है। कोई वस्तु सुपर कंडक्टर कहलाता है जब उसका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। सुपर कंडक्टर कब कहलाएगा? जब उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारा को -4 डिग्री सेल्सियस पर सुपर कंडक्टर की तरह प्रयोग करते हैं। पारा यानी मरकरी, इसे -4 डिग्री सेल्सियस पर सुपर कंडक्टर की तरह प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, BIS चिन्ह। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। 415 वोल्ट का खतरा का चिन्ह एक चेतावनी चिन्ह है। आप देखे होंगे बिजली वाले जगह पर जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है वहाँ पर एक स्कल यानी कि खोपड़ी बना हुआ रहता है जो कि 2 हड्डी के बीच में ऐसे करके रहता है। तो यह खतरा का यानी डेंजर एक सिंबल को प्रेजेंट करता है। यदि 50 मिली एम्पियर की धारा का संपर्क मानव शरीर से होता है तो यह अत्यंत ही दर्दनाक विद्युत झटका प्रदान करेगा। यही अगर 50 मिली एम्पियर की जगह 1 मिली एम्पियर रहेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यदि 50 मिली एम्पियर की धारा का संपर्क में कोई मानव का शरीर आ जाए तो यह अत्यंत ही दर्दनाक विद्युत झटका प्रदान करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये आप याद कर लीजिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक प्रणाली के लिए UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। आप UPS को देखे होंगे अपने कंप्यूटर में, वहाँ पर एक ब्लैक कलर का डब्बा होता है। वो होता कुछ नहीं है, उसके अंदर एक बैटरी रहता है जो कि आपको लाइट कटने के बाद बिना रुके आपको बिजली का सप्लाई दे, इसीलिए इसका नाम UPS है। नेक्स्ट है, हाथों से हाथ, हाथ से हाथ विद्युत धारा के प्रवाह को टच पोटेंशियल कहते हैं। किसी व्यक्ति के सुरक्षित रहने के लिए अधिकतम उसके शरीर प्रवाहित धारा का मान 9 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर तक होनी चाहिए। यानी कि 1 मिली एम्पियर में आपको पता भी नहीं चलेगा कि विद्युत का झटका आपको लगा भी है, लेकिन 9 से 10 मिली एम्पियर तक एक सुरक्षित रहने के लिए अधिकतम विद्युत धारा का प्रवाह, यानी इतना तक में आपको झटका तो महसूस होगा लेकिन आपको कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि 1 मिली एम्पियर से कम हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। ये पॉइंट को हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रवाह, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रवाह लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। ये पॉइंट भी याद करिए। इलेक्ट्रिक वायर के मामले में आग बुझाने के लिए सूखा बालू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण क्या होता है? ढीला कनेक्शन, यानी कहीं पर लूज कनेक्शन है तो वहाँ पर स्पार्क आपको ज़्यादा मिलेगा।
सूचनात्मक इंफॉर्मेशन जितना भी चिन्ह है का परिदृश्य का रंग हरा होता है, ये हटा नहीं हरा होगा। जितने भी इंफॉर्मेटिव सिंबल है उसके पीछे जो बैक जो कलर होता है वो हरा रंग का होता है। विद्युत से उत्पन्न आग के कारण झाग के प्रकार का अग्निशामक प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। ISO का तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। बिजली की आग को बुझाने के लिए D टाइप के अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए। D टाइप में कौन सा था? तो इस तरह का जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो होता है, या आप CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला, उस तरह का अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए। वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतर भार शरीर के पैरों पर होना चाहिए। अगर आप वर्कशॉप में कोई भारी सामान को उठाते हैं, मान लीजिए कोई मोटर उठा रहे हैं, तो उस टाइम आप इंश्योर हो जाइए कि आपका पूरा शरीर का वेट जो है वो दोनों पैरों पर होना चाहिए। अगर बॉडी का बैलेंस नहीं होगा तो वो सामान उठाने टाइम आपको चोट लग सकता है या आप गिर सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 अग्निशामक के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है। सड़क सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। सड़क पर जो सुरक्षा का जितने भी मापदंड दिए गए हैं वो सभी व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपके सार्वजनिक सुरक्षा के अंतर्गत आएगा। घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बों में बीटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है उसमें घाव भरने के लिए आपके डब्बों में बीटाडीन की ट्यूब होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है, यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो उसमें CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत झटके के खतरा का चिन्ह ये दिया हुआ है, इसे आप याद कर लीजिए। यह जहाँ भी आपको इस तरह का सिंबल दिखेगा तो आप श्योर हो जाइए कि यहाँ पर विद्युत का झटका है। नेक्स्ट, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक वर्ग B और वर्ग D के आग को बुझाने का काम आता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल अग्नि को शमन करने के लिए CO2 बालू का प्रयोग किया जाता है। बहिस्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को क्षार में मिलाने पर निष्प्रभावी किया जाता है। बहिस्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को क्षार से मिलाने पर निष्प्रभावी किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, केमिस्ट्री में एक इक्वेशन है, अगर एसिड और बेस को हम लोग मिलाएंगे तो यह क्या बनेगा? तो ये रिएक्शन करके आपको लवण देगा यानी साल्ट और जल देगा, और इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस यानी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर वही पॉइंट लिखा हुआ है, बहिस्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को क्षार से मिलाने पर निष्प्रभावी किया जाता है। इस तरह का एक सिंबल दिया हुआ है और यह प्रेजेंट करता है आपको लेजर बीम की चेतावनी को दर्शाता है। आप इस तरह के जहाँ भी सिंबल देखेंगे आप समझ जाइएगा यह चेतावनी दे रहा है लेजर बीम का। नेक्स्ट है, सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि हरे रंग की एवं आकार वर्गाकार होता है। सूचनात्मक यानी इंफॉर्मेटिव सिंबल, इसका बैक का जो कवर होता है वह आपका हरे रंग का होगा और शेप में वर्गाकार होगा। नेक्स्ट है, निषेधात्मक चिन्ह में बॉर्डर एवं बीच में बनी क्रॉस लाल रंग से रंगा होता है। निषेधात्मक चिन्ह यानी कि आपको वो काम करने से रोक रहा है, तो उस जगह पर आपको जो सिंबल मिलेगा वह इस तरह से एक
लाल क्रॉस बना रहेगा और उसमें से क्रॉस भी क्या रहेगा तो वह भी रेड कलर का होगा, या उसमें से कुछ अगर लिखा हुआ है तो वह आपको रेड कलर का रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत के झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की सैफर विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। ये दो तरह का विधि को हम आगे बता चुके हैं, शायद आपको याद हो। नेक्स्ट है, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी निषेधात्मक प्रकार के सुरक्षा संकेत की बनाई जाती है। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र प्रयोग किया जाता है। एक ही पॉइंट को बार बार लिखा हुआ है ताकि इससे पता यह चलता है कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आया होगा, इसीलिए यह इतने बार रिपीट किया गया है। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि मुंह से मुंह में श्वास देना है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र प्रयोग करना चाहिए। तो ये CCL का ही एक प्रकार है। इस तरह का जितना भी अग्निशामक यंत्र है, आपको सीधा याद रखना है कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जितने भी आग हैं, उन सभी आग के लिए आपको CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला जो अग्निशामक यंत्र है वही उपयोग होगा। तो यह चैप्टर का थ्योरी था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और उसे देखने में इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, इसीलिए इसका एक और पार्ट आएगा। इस पार्ट में आपने थ्योरी देखा, इस थ्योरी को आप 1 से 2 बार रिवाइज करिए ताकि जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालें तो उस टाइम आप वीडियो पॉज करके उसका खुद आंसर दें और आप देखिएगा आप उसका आंसर अपने आप देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।